मूवी की शुरुआत निकट भविष्य में होती है, जब मानव द्वारा किए गए पर्यावरणीय विनाश के कारण पृथ्वी धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही है। लोग जल्द से जल्द उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन अचानक एक विशाल काले रंग की गोल आकृति मंगल ग्रह के पास प्रकट होती है। इस रहस्य की जांच के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अपोलो नामक अंतरिक्ष यान में भेजा जाता है। 8 महीने की लंबी उड़ान के दौरान चालक दल हाइबरनेशन में रहता है। कार्ला अक्सर अपनी बेटी जेस और माँ के सपने देखती है, जिनमें से माँ की 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। जब यान उस गेंद के पास पहुँचने से 8 घंटे दूर था, तब चालक दल को नींद से जगाया गया। जागने के बाद सभी अंगड़ाइयां ले रहे थे, तभी रूबिन को कुछ बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि यह उसका पहला हाइबरनेशन अनुभव था। कार्ला ने उसे आराम करने की सलाह दी। रूबिन को ब्लॉग लिखने का शौक है, जहां उसके कई प्रशंसक हैं और वह अपने अनुभव साझा करता है। इसके बाद कार्ला कमांडर सेन पॉल से मिलती है, जो गोलाकार वस्तु की जानकारी के लिए स्कैन कराने की कोशिश करता है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनी मिज उस वस्तु से कोई भी डेटा नहीं निकाल पाती। इसलिए चालक दल मिशन कंट्रोल से संपर्क करने का निर्णय लेता है। वैंस, जो इस मिशन के प्रायोजक है, वो सभी को सूचित करते हैं कि पृथ्वी के लोग इस रहस्य का हल जानने के लिए उत्सुक हैं, इसीलिए मिशन को अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। कार्ला को तब एक अजीब अनुभव होता है। वह गलियारे में अपनी माँ की आवाज सुनती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। जैसे ही वह अपने कमरे में लौटती है, वैंस का वीडियो कॉल आता है। वह अस्वस्थ और परेशान दिखते हैं। कार्ला उन्हें आश्वस्त करती है, लेकिन कॉल अचानक कट जाता है। तभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता घोषणा करती है कि उस गेंद में कोई असामान्यता हो रही है। कार्ला मुख्य डेक पर जाती है और देखती है कि रहस्यमयी गेंद ने यान की ओर एक तेज चमकदार किरण भेजी है, जिससे यान की प्रणालियों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सभी दल सदस्य डेक पर आ जाते हैं। तेज का मानना है कि वह किरण उन्हें मार्ग दिखा रही है। जब यान और पास पहुंचता है, मिज एक रहस्यमयी ध्वनि पकड़ती है। कार्ला उसका विश्लेषण करती है और एक संदेश डिकोड करती है, जो बार बार लैटिन भाषा में देउस नाम का शब्द कह रहा होता है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर। रूबिन इससे घबरा जाता है। वह सभी को कमरे से बाहर भेज देता है और भाग जाता है। कार्ला सुझाव देती है कि योजना को रोका जाए और मिज की संचार प्रणाली के सुधरने तक इंतजार किया जाए, लेकिन सेन पॉल जोर देता है कि मिशन जारी रहना चाहिए। इसके बाद चालक दल देखता है कि रूबिन गलियारे में बैठा रो रहा है। वह भयभीत है और कहता है कि यह प्रकाश ईश्वर की ओर से न्याय का दिन है, क्योंकि किसी अज्ञात आवाज ने उसे यह पहले ही बता दिया था। वह मिशन को रद्द करने की मांग करता है और वहां से चला जाता है। दल की चर्चा जारी रहती है। उल्फ का मानना है कि वे इस रहस्य को उजागर करने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर यह वस्तु मानवता का अपमान करने वाला कोई विदेशी तंत्र है, तो इसे नष्ट किया जाना चाहिए। कार्ला ने उसे डेक पर बुलाया और स्पष्ट रूप से कहा कि अब वह इस तरह की बात फिर न कहे। जैसे ही यान गोलाकार वस्तु के और पास पहुंचता है, कार्ला और रूबिन को फिर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उल्फ कार्ला को उसके कमरे में ले जाता है। वहां कार्ला बताती है कि कार दुर्घटना के बाद से उसे लगातार सिरदर्द रहता है, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं सुनी है। उनकी बात को तेज तुरंत बाधित करती है। वह बताती है कि रूबिन लापता है। इसके बाद सभी अलग अलग होकर उसे खोजने लगते हैं। तेज कार्गो होल्ड की ओर दौड़ लगाती है। कुछ गहरे बक्सों के पीछे रूबिन को एक रहस्यमयी प्रकाश ने घेर लिया था। वह अपने दिमाग में गूंजती आवाज को शांत करने के लिए किसी अजीब रस्म में लिप्त था। उसकी त्वचा पर कई धार्मिक प्रतीक उभरे हुए थे। जब तेज वहां पहुंची, तो रूबिन अचानक गायब हो गया। तेज की चीख सुनकर कार्ला और उल्फ तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन जब तक कार्ला पहुंची, बहुत देर हो चुकी थी। तेज जमीन पर मृत पड़ी थी। उसके अंग बाहर निकले हुए थे। रूबिन ने कार्ला को वहां देखा और सोचा कि वह उसे देख रही है। उसने उसे बंधक बना लिया और कहा कि यदि वे गोले पर उतरते हैं, तो वे ईश्वर के प्रलय का हिस्सा बन जाएंगे। उसने यह भी दावा किया कि सेन पॉल कुछ बातें जानबूझकर छिपा रहा है, इसलिए उसने कहा कि सबको अंतरिक्ष यान में वापस भेज देना चाहिए। उसी समय सेन पॉल वहां पहुंचा और बिना किसी हिचकिचाहट के रूबिन को गोली मार दी। फिर उसने उल्फ से 2 बॉडी बैग लाने को कहा। 2 दल सदस्यों की मौत पर किसी में कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। कार्ला ने रूबिन की छुरी ली और पॉल के साथ लिफ्ट में गई। रास्ते में उसने पॉल से पूछा कि क्या वह कुछ छिपा रहा है, लेकिन पॉल ने इनकार कर दिया और यह जताया कि कार्ला मिशन को छोड़ना चाहती है। उसने गुस्से में आदेशों के पालन की याद दिलाई। बाद में जब बाकी दल सदस्य कार्ला के कमरे में आए, तो कार्ला पॉल पर फट पड़ी कि वह टीम के साथियों की मृत्यु को लेकर बिल्कुल भी दुखी नहीं है, लेकिन पॉल कुछ बोले बिना वहां से चला गया। उल्फ ने निर्णय लिया कि शवों को संबंधित हाइबरनेशन पॉड में रख दिया जाए। गोले तक पहुंचने में अभी 3 घंटे बाकी थे। इसके बाद चालक दल ने यान के एक बड़े हिस्से को अलग करके एक छोटे यान से यात्रा जारी रखी, ताकि वे गेंद के और करीब जाकर जांच कर सकें। जैसे ही यान गोले के पास पहुंचा, उन्होंने देखा कि वह एक प्रकार की संरचना है, लेकिन उसका स्वरूप समझ नहीं आ रहा था। यान गेंद पर उतर गया। संचार प्रणाली फिर से सक्रिय हो गई और वैंस का कॉल आया। उसने बताया कि पृथ्वी पर ऐसे ही करीब 1000 ढांचे देखे गए हैं, जैसे कि कार्ला ने यहाँ देखा, लेकिन उनमें से किसी ने अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसे विश्वास था कि ये सभी गेंद से ही जुड़े हैं और वह चाहता था कि चालक दल जल्दी से इस रहस्य की तह तक जाए।
शॉन वॉल्श जो अंतरिक्ष यान के वैज्ञानिक थे, वो भी कार्ला और उल्फ के साथ बाहर निकल पड़े। तीनों ने अंतरिक्ष सूट पहन लिए और यान से बाहर आ गए, जबकि सेंट पॉल कैमरे से सब कुछ देख रहा था। गेंद के चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। स्कैनर से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पॉल ने निर्देश दिया कि वे संरचना की जांच करें। करीब से देखने पर उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया। अचानक उस दरवाजे के अंदर से तेज रोशनी आने लगी। उल्फ ने अधिक स्पष्ट देखने के लिए एक प्रकाश बम फेंका। कार्ला ने दरवाजे को स्कैन किया और पता लगाया कि यह उसी सामग्री से बना है जिससे गेंद बनी है। फिर एक अजीब आवाज सुनाई दी जो निर्वात में संभव नहीं थी। मिज यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने एक प्रसारण संकेत पकड़ा और पॉल ने उसे चालक दल तक पहुंचाया। यह संकेत स्वागत कर रहा था। तभी दरवाजे के बीचों बीच एक महिला आकृति प्रकट हुई जो विचारों के माध्यम से संदेश भेज रही थी। मिज ने उसका अनुवाद किया और बताया कि यह गोला सभी प्राणियों का निर्माता है और वह मानवता को एक विकल्प देने आया है। जो लोग द्वार के भीतर प्रवेश करेंगे उन्हें शाश्वत शांति मिलेगी। बाहर रहने वाले सभी पृथ्वी पर गोलक के आने से पहले नष्ट हो जाएंगे। तभी वह महिला कार्ला की मां का रूप धारण कर लेती है और कार्ला से कहती है कि कोई अंदर उसका इंतजार कर रहा है। कार्ला चौंक कर रोशनी की ओर चली जाती है और अचानक उस कार दुर्घटना के दृश्य में पहुंच जाती है जहां उसकी मां की मौत हुई थी। लेकिन इस बार दृश्य एक सुनहरी चमकती हुई दुनिया जैसा था। उसकी बेटी जेस वहां खड़ी थी और कार्ला दौड़कर उसके पास गई। माँ बेटी के मिलन से पहले ही कार्ला उड़न तश्तरी की मेडिकल टेबल पर होश में आ जाती है। उल्फ देखता है कि वह दरवाजे से लड़खड़ाती हुई बाहर आ रही है और वह उसे वापस उड़न तश्तरी पर ले आता है। दुर्भाग्य से रूबिन की मौत को बलिदान के रूप में देखा गया। तभी वैंस का कॉल आया और उसने कार्ला से द्वार के बारे में विस्तार से पूछताछ करनी शुरू की। हालांकि वह लगातार सवाल करता रहा, कार्ला ने वहाँ देखी हर बात नहीं बताई। वैंस को यकीन था कि वह कुछ छिपा रही है। कॉल के खत्म होते ही पॉल गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। कार्ला ने शॉन वॉल्श की मौत के बारे में पूछा। उल्फ ने बताया कि उसका स्पेस सूट फट गया था, लेकिन कार्ला को शक हुआ क्योंकि स्पेस सूट ऐसा नहीं होता कि वह आसानी से फट जाए। उल्फ ने कहा कि शायद शॉन ने अपने दस्ताने ठीक से नहीं पहने थे जिससे ऑक्सीजन लीक हो गया, लेकिन कार्ला को यह भी असंभव लगा क्योंकि शॉन एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री था। उल्फ ने उसे समझाया कि हर कोई गलती कर सकता है और उससे आराम करने को कहा। बाद में जब कार्ला ने दोबारा गेंद की जांच करनी चाहिए तो उल्फ ने बताया कि यान अब गेंद से काफी दूर जा चुका है और उसे अपने साथ बाहर चलने को कहा। दोनों एक ऐसे गलियारे में पहुंचे जहां कोई कैमरा नहीं था। वहां उल्फ ने उससे पूछा कि उसने दरवाजे के अंदर वास्तव में क्या देखा। जब कार्ला ने सब कुछ बताया तो उसने कहा कि उसे वैंस और पॉल पर भरोसा नहीं रहा क्योंकि वे कुछ छिपा रहे हैं। कुछ देर बाद उल्फ वापस मुख्य डेक पर पहुंचा जहां पॉल ने उससे पूछा कि गलियारे में क्या हुआ था। उल्फ ने भी झूठ बोलना चुना। पॉल को शक हो गया और उसने उसे आदेशों का बिना शर्त पालन करने की चेतावनी दी। जैसे ही अंतरिक्षयान गेंद की कक्षा से बाहर निकला, मिज ने घोषणा की कि 1 घंटे में सभी को हाइबरनेशन के लिए तैयार होना होगा। कार्ला रूबिन के चाकू के साथ हाइबरनेशन कक्ष में पहुंची और वहां शॉन के शव और उसके स्पेशल सूट की जांच की। फिर उसने उसी चाकू से पॉल के कमरे का ताला खोला और अंदर सुराग ढूंढने लगी, लेकिन पॉल ने उसे कैमरे पर देख लिया और उल्फ को वहां भेजा। कार्ला को पॉल के कमरे में एक बंदूक और कुछ चौंकाने वाले दस्तावेज मिले। तभी उल्फ वहां पहुंचा, लेकिन कार्ला ने उस पर बंदूक तान दी। दस्तावेज पढ़ने के बाद कार्ला को पता चला कि उल्फ एक पूर्व एलीट फोर्स सैनिक था। हालांकि उल्फ ने स्पष्ट किया कि वह उसका अतीत था और उसने कसम खाई कि वह गोले के बारे में कुछ नहीं जानता। कार्ला ने उसे वापस मुख्य डेक पर ले जाकर पॉल पर बंदूक तान दी। उसने आरोप लगाया कि शॉन की हत्या उल्फ ने की थी क्योंकि सूट में कोई गड़बड़ी नहीं थी। तभी वैंस का एक और कॉल आ गया। उसने दावा किया कि सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि कार्ला ने द्वार के अंदर स्वर्ग देखा है। उसने एक वीडियो दिखाया जिसमें पृथ्वी पर लोग सड़कों पर इकट्ठा थे, निराश होकर इस ग्रह को छोड़ने की इच्छा कर रहे थे। जब वैंस ने गेंद की एक नई छवि भेजी तो कार्ला चौंक गई। इसी समय पॉल ने उस पर हमला कर दिया। संघर्ष में कार्ला ने पॉल को गोली मार दी जिससे वह गिर पड़ा, लेकिन कार्ला खुद भी घायल हो गई। उसके पेट से खून बह रहा था। कॉल समाप्त होने के बाद उसने उल्फ पर बंदूक तान दी और आखिरकार उसने स्वीकार किया कि शॉन को उसी ने मारा था। हालांकि उसने कार्ला की हत्या नहीं की क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि दरवाजे के भीतर क्या है। कार्ला ने उसे मेडिकल रूम में ले जाने को कहा। वहां पहुंचकर उसने माना कि वह वापस गोले के भीतर जाना चाहता है, लेकिन मिज अब नियंत्रण में नहीं थी। उल्फ ने कहा कि उसके पास एक कोड है जो ओवरराइड कर सकता है, लेकिन अपोलो बहुत बड़ा है, उसे मैन्युअल रूप से कंट्रोल करना पड़ेगा और पृथ्वी पर लौटने में 5 साल से ज्यादा का समय लगेगा। कार्ला धीरे धीरे उम्मीद खो रही थी। तभी उल्फ ने एक वैकल्पिक योजना दी। कार्ला डेक पर पहुंची और वैंस को कॉल कर दावा किया कि वह इस गोले को नष्ट कर देगी क्योंकि यह सब सिर्फ एक झूठ है। तब वैंस ने गोपनीय दस्तावेज शेयर किए जिनमें बताया गया कि जब उसने दरवाजे के अंदर देखा तो वहां कोई ईश्वर नहीं था। ये सब इसलिए किया गया था ताकि पृथ्वी की अत्यधिक जनसंख्या को कम किया जा सके और केवल 6 लोगों को बचाया जाए। दरवाजे के अंदर कोई स्वर्ग नहीं था। गोला पृथ्वी को नष्ट नहीं कर सकता था।
यह एक डर फैलाने वाली चाल थी जिससे लोग समझें कि वे स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन असल में वे मृत्यु की ओर जा रहे थे। उल्फ ने कार्ला को बताया कि उसने अपोलो के कोर पर नियंत्रण का दावा किया है। वैंस को यह एहसास हुआ कि वे गेंद को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए उसने मिज को आदेश दिया कि वह यान का स्वविनाश कार्यक्रम सक्रिय कर दे। चेतावनी सायरन बजने लगे। मिज ने घोषणा की अपोलो 3 मिनट में विस्फोट करेगा। गुस्से में आकर कार्ला ने होलोग्राम प्रोजेक्टर पर गोली चला दी और वैंस के कॉल को समाप्त कर दिया। फिर उसने उल्फ से संपर्क किया और एक कोड भेजा जिससे मुख्य मॉड्यूल को बाकी यान से अलग किया जा सके, लेकिन उल्फ लिफ्ट में फंसा हुआ था और उसकी गति बहुत धीमी थी। वह समय पर मुख्य यान में नहीं पहुंच सका। उसने कार्ला से तुरंत जहाज से निकलने को कहा, लेकिन कार्ला ने मना कर दिया। आत्मविनाश प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अपोलो कई हिस्सों से फटने लगा। कार्ला के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसने मुख्य मॉड्यूल को बाकी यान से अलग किया और देखा कि विस्फोट ने यान की अधिकांश संरचना नष्ट कर दी है। तभी अचानक उल्फ का संदेश आया। वह आखिरी क्षण में बच निकला था। अब अपोलो का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका था और गेंद का विस्फोट मैन्युअल रूप से करना जरूरी हो गया था। जब यान फिर से गेंद पर उतरा तो उल्फ ने दरवाजा बंद कर दिया और कार्ला से कहा कि वह पृथ्वी पर वापस लौट जाए और सबको सच्चाई बताए। कार्ला ने यान छोड़ा और उल्फ से विदा ली। जैसे ही यान एक सुरक्षित दूरी पर पहुंचा, उल्फ ने विस्फोट सक्रिय कर दिया। गेंद नष्ट हो गई। अब कार्ला अकेले पृथ्वी की ओर लौट रही है। मिज ने उसे सूचित किया कि इस यात्रा को पूरा होने में 7 साल लगेंगे और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।